मैं रणबीर सिंह यादव, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, DA विंटर कॉलेज रही। आज कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया जाने वाला चैप्टर था संधारित्र तथा परावर्तक, और इस चैप्टर में आप संधारित्रों का श्रेणी क्रम, समानता क्रम व संधारित्र की ऊर्जा को पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज आप पढ़ेंगे बांड डायग्राफ जनरेटर या बांड डायग्राफ जनरेटर। बच्चों, बांड डायग्राफ वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक इस प्रकार के जनरेटर की रचना की जिसके द्वारा हम उच्च विभव को स्थापित करके आवेशित कणों या आयनों मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या आयनों को उच्च वेग या उच्च ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार के जनरेटर का नाम है बांड डायग्राफ जनरेटर। इस बांड डायग्राफ जनरेटर को बनाते समय इन्होंने दो सिद्धांतों का प्रयोग किया। मीन्स बांड डायग्राफ जनरेटर मशीन दो सिद्धांतों पर कार्य करती है। पहला, किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन नुकीले सिरों पर प्राथमिकता से होता है। दूसरा, किसी खोखले चालक का आवेश सदैव उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। इन दोनों सिद्धांतों का प्रयोग करके बांड डायग्राफ ने एक मशीन का निर्माण किया, एक रचना का निर्माण किया जिसे कहा गया बांड डायग्राफ जनरेटर। इन सिद्धांतों में पहला है, किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन नुकीले सिरों पर प्राथमिकता से होता है। हम मान के चलें कि हमारे पास एक r त्रिज्या का कोई गोली चालक है जिसको दिए गए आवेश का मान Q है। तो आप सब लोग पढ़ चुके हैं कि वायु में या निर्वात में उस चालक के पृष्ठ पर दबाव का मान V = 1/4πε0 Q/r के तुल्य होगा। ऐसा पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। तो निश्चित है उस चालक के पृष्ठ पर आवेश का मान इस फॉर्मूले के अनुसार Q = 4πε0 r × V के तुल्य हो जाएगा। अगर हम उस चालक या गोलीय चालक का पृष्ठ घनत्व निकालें तो आपको पता है पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा = Q/A। ये होगा गोलीय चालक का सरफेस एरिया। Q की वैल्यू का मान है 4πε0 r × V और गोलीय चालक के सरफेस एरिया का मान हो गया 4πr²। यहां पर इससे 4π से 4π कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका ε0 V/r। इस फार्मूले में ε0 और V को अगर नियत माना जाए तो इससे क्लियर हो गया पृष्ठ घनत्व सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r। यानी उस गोलीय चालक का पृष्ठ घनत्व उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात ये प्रमाणित करती है कि वो चालक जहां पर नुकीला होगा, जहां पर r का मान बहुत कम होगा, वहां पर पृष्ठ घनत्व का मान बहुत अधिक होगा। तो इससे प्रमाणित हो गया कि किसी चालक के नुकीले सिरों पर पृष्ठ घनत्व का मान अधिक होता है, और जब पृष्ठ घनत्व का मान अधिक होगा तो कंफर्म है कि उस पॉइंट पर वायु में आवेश का क्षरण होने लगेगा। यानी मीन्स वो वायु के जो कण हैं वो सजातीय आवेशों को प्रतिकर्षित करने लगेंगे, जिससे कि वायु में सजातीय आवेशों की, जिस आवेश से वो चालक आवेशित है उस आवेश की एक धारा बन जाती है, वायु में वैद्युत क्षरण होने लगता है। तो ये पहला हो गया कि किसी आवेशित चालक के वायु में वैद्युत विसर्जन नुकीले सिरों पर प्राथमिकता से होता है। एक सिद्धांत ये इन्होंने प्रयोग किया। दूसरे सिद्धांत में खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है।
मान लिया कि हमारे पास कोई दो चालक हैं, ए चालक हो गया, ये बी चालक हो गया। इन चालकों की त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल आर व कैपिटल आर है। बाहरी चालक पर आवेश का मान प्लस क्यू व अंदर वाले चालक पर आवेश का मान स्मॉल क्यू है। ये दोनों समकेंद्रीय खोखले गोले हैं। अगर इन दोनों समकेंद्रीय खोखले गोलों को एक दूसरे से किसी चालक तार के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाए तो इस अंदर वाले गोले पर अगर हम विभव का मान निकालेंगे तो एक गोले पर विभव का मान बी इक्वल टू, यहां पर इस आवेश के कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन स्मॉल आर, तथा बाहरी गोले के कारण अंदर वाले गोले पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर के बराबर होगा। ये हो गया एक गोले के पृष्ठ पर कुल विभव का मान। इसी प्रकार से अगर हम बी गोले पर विभव का मान निकालेंगे तो बी गोले के सरफेस पर विभव का मान BB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर, यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल आर है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर के बराबर होगा। ये हो गया ए गोले के सरफेस पर कुल विभव का मान, ये हो गया बी गोले के सरफेस पर कुल विभव का मान। अगर हम इन दोनों गोलों के बीच विभवांतर का मान निकालें तो इस इक्वेशन के अनुसार BA माइनस BB, यहां पर इसको सॉल्व करने पर ये आपस में कैंसिल हो गए, तो यहां पर ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में हो गया 1/r माइनस 1/कैपिटल आर। ये हो गया इन दोनों गोलों के बीच में विभवांतर। इस फार्मूले से क्लियर है कि यदि Q का मान धनात्मक है वह कैपिटल R का मान स्मॉल r से अधिक है, मींस कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r, और Q का मान धनात्मक है तो निश्चित है BA माइनस BB का मान धनात्मक होगा। और जब धनात्मक होगा तो निश्चित है कि इन दोनों चालक गोलों को एक दूसरे से अगर हम कनेक्ट करेंगे, चालक तार के द्वारा जोड़ेंगे, तो निश्चित है अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले पर आवेश जाता रहेगा, संचित होता रहेगा। और इस फार्मूला से यह भी क्लियर है इस विभवांतर का मान बाहरी गोले के आवेश पर डिपेंड नहीं करता। यहां पर कहीं पर भी कैपिटल क्यू नहीं आया, इसका मतलब बाहरी गोले पर कितना ही आवेश संचित क्यों ना हो जाए, निश्चित रूप से इन दोनों चालकों को जोड़ने पर अंदर वाले गोले से सदैव आवेश का स्थानांतरण बाहर वाले गोले पर होगा और बाहर वाले गोले के विभव का मान बढ़ता जाएगा जब तक कि वो वायु की परावैद्युत सामर्थ्य या वायु के वैद्युत क्षेत्र जिसमें वायु का में आवेश का क्षरण होने लगता है, जिसकी वैल्यू 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है, जब तक इतनी परावैद्युत सामर्थ्य वायु में या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तब तक ये बाहर वाला गोला आवेशित होता रहता है। तो ये प्रमाणित करता है कि किसी खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। इन दोनों सिद्धांतों का उपयोग करके वान डे ग्राफ ने एक जनरेटर का निर्माण किया जिसे कहा गया वान डे ग्राफ जनरेटर। अभी आपने पढ़ा वान डे ग्राफ जनरेटर के दो सिद्धांत। अब बात आती है कि वान डे ग्राफ का निर्माण कैसे किया गया, इसकी क्या रचना है और किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो वान डे ग्राफ की रचना करते समय इस प्रकार से दो यहां पर अचालक स्टैंड A व B हैं, जिस पर एक धात्विक चालक, बड़े आकार का धात्विक चालक S लगा हुआ है, गोली चालक है। इन दोनों अचालक स्टैंड को यहां पर नीचे लगा दिया गया, अचालक आधार से जुड़े हुए हैं। इसमें दो यहां पर P1 P2 दो घिरनियां हैं और इन घिरनियों को एक सिरे विहीन सिल्क या रबर की डोरी से जोड़ा गया है। यहां पर एक डीसी स्रोत है जिसका कंघा C1 ये नुकीला आरीदार कंघा होता है, जिसके सिरे नुकीले होते हैं, तो कंघा C1 से जोड़ दिया गया। दूसरा कंघा C2 का संबंध इस
धात्विक चालक के आंतरिक पृष्ठ कर दिया गया तथा नीचे की घिरनी P1 को चलाने के लिए किसी मोटर से जोड़ देते हैं। ये है वान डे ग्राफ जनरेटर की रचना। बात अब ये आती है कि ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी कार्य विधि क्या है। तो जैसे ही इस कंधा C1 का संबंध डीसी स्रोत के धन श्रेय से करते हैं, तो धन श्रेय से करने पर ये C1 कंधा के नुकीले सिरों पर धनावेश पहुंच जाएगा और ये यहाँ पर मोटर के द्वारा श्रेय विहीन बेल्ट इन घिरनियों पर ऊपर की ओर घूमती है। तो जैसे ही यहाँ पर C1 पर धन आवेश पहुंचेगा तो वान डे ग्राफ जनरेटर के पहले सिद्धांत के अनुसार निश्चित है वायु में यहाँ पर वैद्योच्छरण होने लगेगा। नुकीले सिरों पर वायु में वैद्योच्छरण के कारण यहाँ पर आवेश सजातीय आवेशों को प्रतिकर्षित करने लगेगा, जिससे कि धन आवेश प्रतिकर्षण के कारण श्रेय विहीन बेल्ट पर पहुंच जाते हैं। और जब ये धन आवेश श्रेय विहीन बेल्ट पर पहुंच जाते हैं तो ये बेल्ट ऊपर की ओर गति करती हुई जाती है, ये धन आवेश ऊपर की ओर जाने लगता है। और जैसे ही यहाँ पर ये बेल्ट C2 कंधे के संपर्क में आती है तो नुकीले सिरों पर आवेश धन आवेश पहुंचकर इस धात्विक चालक S पर एकत्रित होने लगता है। यही क्रिया लगातार होती रहती है और लगातार धन आवेश इस धात्विक चालक के पृष्ठ पर एकत्रित होने लगता है। और जब इस पर आवेश लगातार एकत्रित होता जाएगा तो क्रमशः में इस धात्विक चालक के विभव का मान बढ़ता जाएगा और इसका विभव तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि इसका वायु में वैद्योच्छरण ना होने लगे। मींस वायु के वैद्युत क्षेत्र या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ना तोड़ दे तब तक इसके विभव का मान बढ़ता जाएगा। एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि इस धात्विक चालक पर संचित होने वाले आवेश व इसके वायु का क्षरण बराबर हो जाता है, तो ये इसके विभव का मान बढ़ना बंद हो जाता है। इस स्थिति में इसको हम ऐसे स्थानों पर रख देते हैं जहां पर दाब का मान बहुत उच्च हो, जिससे कि वायु में वैद्योच्छरण का मान कम हो। इस प्रकार से इस चालक को उच्च विभव तक हम आवेशित करके आवेशित कणों मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों को उच्च वेग व उच्च ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। ये हो गया वान डे ग्राफ जनरेटर और वान डे ग्राफ जनरेटर की कार्यविधि। बच्चों, इस प्रकार से इस चैप्टर संधायक एवं परावैद्युत की थ्योरी को आपको हमने पढ़ा दिया और इस चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया परावैद्युत, धारिता, गोली चालक की धारिता। इसके बाद आपने पढ़ा संधायकों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर प्लेट संधायक की धारिता, समांतर प्लेट संधायक की ऊर्जा एवं वान डे ग्राफ जनरेटर। ये सब आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं और हमारा मानना है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज इस चैप्टर के कुछ मुख्य आंतरिक प्रश्नों को हल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर पहला आंतरिक प्रश्न है, n समान आवेश से छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बड़ी बूंद व छोटी बूंद के लिए निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। और ये चार हमें चीजें दी हैं। नंबर 1 धारिता का अनुपात, नंबर 2 विभव का अनुपात, नंबर 3 आवेश का अनुपात और नंबर 4 एस्थेटिक वैद्युत ऊर्जा का अनुपात। ये हमें चार चीजें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में कहा गया n समान आवेश से छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनती है। हमने मान लिया कि छोटी बूंदों के आवेश का मान स्मॉल q व बड़ी बूंद के आवेश का मान कैपिटल Q है। तो जब n छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाएगी तो निश्चित है कि कैपिटल Q का मान n छोटी बूंदों के आवेश के बराबर होगा। मींस कैपिटल Q इक्वल टू n इनटू स्मॉल q, या इस फॉर्मूले के अनुसार कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का मान n के तुल्य हो जाएगा। दूसरी बात, जब n छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाएगी तो निश्चित है कि एक बड़ी बूंद का आयतन n छोटी बूंदों के आयतन के योग के बराबर होगा।
और किसी गोले या बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हमने मान लिया कि छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है और बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो एक बड़ी बूंद का आयतन मीन्स 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब का मान n छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा, तो n × 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर हो गया। अगर इसको हम यहाँ सॉल्व करें तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इसका आ जाएगा r = स्मॉल r इंटू n की पावर 1/3, या इसके द्वारा हम कैपिटल R अपॉन स्मॉल r की वैल्यू का मान निकालें तो इसकी वैल्यू का मान n की पावर 1/3 के तुल्य हो गई। अब हमें निकालना है कि इनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा। क्योंकि बूंदें गोलाकार होती हैं और गोले की धारिता आप पढ़ चुके इस चैप्टर में 4πε0 r के तुल्य होता है। बड़ी व छोटी बूंद की धारिताओं का अनुपात निकालना है, तो पहला पार्ट देखिए, बड़ी बूंद की धारिता c' और छोटी बूंद की धारिता c हो, तो c' का मान बड़ी बूंद की धारिता हो गई 4πε0 कैपिटल R अपॉन छोटी बूंद की धारिता 4πε0 स्मॉल r के तुल्य होगी। ये 4πε0 आपस में कैंसिल हो गए, तो इसकी वैल्यू का मान कैपिटल R अपॉन स्मॉल r हो गया, और इसका वैल्यू का मान आप निकाल चुके हैं n की पावर 1/3, तो कंफर्म है कि इसकी वैल्यू का मान n की पावर 1/3 होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, बड़ी व छोटी बूंद की धारिताओं का अनुपात n की पावर 1/3 होगा। दूसरा हमें निकालना है इन बूंदों के विभवों का अनुपात। मान लो कि बड़ी बूंद का विभव b' और छोटी बूंद के विभव का मान b है, तो आपको मालूम है b = होता है q/c, तो बड़ी बूंद का आवेश है कैपिटल Q, वह इसकी धारिता का मान है c' और छोटी बूंद के विभव का मान है, आवेश का मान है स्मॉल q, वह इसकी धारिता का मान है c। तो यहां से आपका हो गया कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इंटू c/c'। चूंकि कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का मान ऊपर आप निकाल चुके हैं n के तुल्य है, तो इसकी वैल्यू का मान n हो गया, और c/c' का मान इस पहले क्वेश्चन के अनुसार 1/n की पावर 1/3 होगा, तो इसकी वैल्यू का मान 1/n की पावर 1/3 आ गया, तो इसकी वैल्यू का मान n की पावर 2/3 होगा। ये हो गया बड़ी व छोटी बूंद के विभव का अनुपात, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा आपको निकालना है इनके आवेशों का अनुपात। आवेश बड़ी बूंद के आवेश का मान कैपिटल Q और छोटी बूंद के आवेश का मान स्मॉल q है, और इसका मान तो ऑलरेडी आप निकाल ही चुके हैं, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q की वैल्यू का मान n है, तो कंफर्म है कि आवेशों का अनुपात n के तुल्य होगा। ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। चौथे पार्ट में इनकी स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है। मान लो बड़ी बूंद की स्थितिज ऊर्जा u' और छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा का मान u है, और स्थितिज ऊर्जा का आपको फार्मूला मालूम है, u = होता है ½ q × b। तो चूंकि बड़ी बूंद के आवेश का मान कैपिटल Q है, इसके विभव का मान b' है, छोटी बूंद के आवेश का मान स्मॉल q है और इसके विभव का मान b है। इसको हम सॉल्व करें तो यहां से ये कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, इसकी वैल्यू का मान n है, ये वैल्यू का मान n हो गया। यहां पर है b' अपॉन b, और b' अपॉन b की वैल्यू का मान n की पावर 2/3 है, तो इसकी वैल्यू का मान n की पावर 2/3 हो गया। अगर इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू का मान n की पावर 5/3 आ जाएगा। यानी इसके अनुसार हम इनकी स्थितिज ऊर्जाओं के अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। अब इस चैप्टर का दूसरा अंकित है 4 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड धारिता के दो संधारित्र 20 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो ज्ञात कीजिए पहला इनकी तुल्य धारिता, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, 4 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र में ऊर्जा तथा बैटरी द्वारा दी गई कुल ऊर्जा। इस क्वेश्चन पर ध्यान दें, 4 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड धारिता के दो संधारित्र 20 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। मींस ये हमारा हो गया 4 माइक्रोफैरेड का संधारित्र, ये दूसरा हो गया 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र,
इन दोनों को श्रेणी क्रम में यहां पर एक 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। इस प्रकार से इसका डायग्राम होगा। तो हमें ज्ञात करना है पहले इनकी तुल्य धारिता, और आपको पता है कि यदि कई संधायकों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता का मान 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 के तुल्य होता है। यहाँ पर C1 की वैल्यू का मान 4 माइक्रोफैरड है, C2 की वैल्यू का मान 6 माइक्रोफैरड है, तो तुल्य धारिता का मान 1/C = 1/C1 + 1/C2 होगा। इसका मान निकाला तो यह हो गया 1/4 + 1/6 हो गया। तो यहां से आ गया 1/C = ये इसका 12 LCM हो गया, ये हो गया 3 + 2 यानी ये हो गया 5/12। तो यहां से तुल्य धारिता हो गई C = 12/5 यानी 2.4 माइक्रोफैरड। ये पहला आंसर हो गया। इन दोनों संधायकों की तुल्य धारिता का मान 2.4 माइक्रोफैरड के तुल्य होगा। दूसरा हमें निकालना है प्रत्येक संधायक पर आवेश। याद रखें, जब कई संधायकों को किसी बैटरी के द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो श्रेणी क्रम में आवेश का मान बराबर होता है। वह आवेश का मान तुल्य परपथ के आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें परपथ के इस बैटरी के द्वारा परपथ का कुल आवेश ज्ञात करना होगा, और यहाँ पर तुल्य धारिता का मान 2.4 माइक्रोफैरड है, वोल्टेज का मान 20 वोल्ट है। तो इसका मतलब प्रत्येक संधायक पर आवेश का मान Q = C × V के तुल्य होगा, और C की वैल्यू का मान 2.4 है और V की वैल्यू का मान 20 वोल्ट दिया गया। तो कंफर्म है कि इसकी वैल्यू का मान 48 माइक्रोकूलम के तुल्य हो गया। यही आवेश 4 माइक्रोफैरड पर होगा और यही आवेश 6 माइक्रोफैरड पर होगा। ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। तीसरे पार्ट में कहा गया कि 4 माइक्रोफैरड की धारिता के संधायक में ऊर्जा ज्ञात करिए। ये 4 माइक्रोफैरड धारिता का संधायक है, इसकी ऊर्जा ज्ञात करनी है, और संधायक की ऊर्जा का मान या तो U = 12CV² या U = 12Q² के तुल्य होता है। तो इसकी ऊर्जा का मान U = 12Q² के तुल्य हो गया। लेकिन यहाँ पर आवेश का मान प्रत्येक पर बराबर है, तो Q की वैल्यू का मान हमें दिया गया, इसकी वैल्यू का मान 12, Q की वैल्यू का मान यहाँ पर 48 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि ये माइक्रोकूलम में है तो इसको हम कूलम में चेंज करेंगे। तो ये हो गया 48 × 10⁻⁶ C 4 माइक्रोफैरड। इसकी धारिता का मान दिया गया 4 × 10⁻⁻⁶। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू का मान हो गया U = ½ ये हो गया यहाँ पर 48 × 48 × 10⁻⁻12 अपॉन 4 × 10⁻⁻6। इस पूरे को सॉल्व किया तो इस पूरे को सॉल्व करने पर इसकी ऊर्जा का मान 2.88 × 10⁻⁴ जूल के तुल्य हो गया। इसको सॉल्व करने पर इतना आएगा। इस प्रकार से हम 4 माइक्रोफैरड धारिता के संधायक की ऊर्जा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें निकालना है बैटरी द्वारा दी गई कुल ऊर्जा का मान। तो चौथे पार्ट में बैटरी के द्वारा कुल दी गई ऊर्जा का मान U = 12CV² के बराबर होगा। कुल धारिता का मान हमें पता है तो इसकी वैल्यू का मान हो गया 12। C की वैल्यू का मान 2.4 माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज किया तो ये हो गया 12C, और V² यहाँ पर कुल वोल्टेज का मान 20 है तो इसकी वैल्यू का मान 20² हो गया। यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू का मान 4.8 × 10⁻⁴ जूल के तुल्य हो गया। ये हो गया बैटरी के द्वारा दी गई कुल ऊर्जा। इस प्रकार से हम चारों क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तुल्य धारिता का मान 2.4 माइक्रोफैरड, यहाँ पर इसके लिए प्रत्येक पर आवेश का मान 48 माइक्रोकूलम, यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड धारिता के संधायक की ऊर्जा 2.88 10⁻⁻4 जूल व बैटरी द्वारा दी गई कुल ऊर्जा का मान 4.8 × 10⁻⁴ जूल होगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दिए गए परपथों में A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करिए।
यानी हमें इन प्रपथों में तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। पहले पार्ट में यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के 3 संधायकों को ए व बी के बीच जोड़ा गया। ध्यान दें, यहाँ पर ये तीनों संधायक एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और जब ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो कंफर्म है कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता आपको पता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होती है। ऐसा इस चैप्टर की थ्योरी में पढ़ चुके हैं। इसलिए यहाँ पहले संधायक की दूसरी प्लेट दूसरे संधायक के पहली प्लेट से, दूसरे संधायक की दूसरी प्लेट तीसरे संधायक के पहली प्लेट से क्रमानुसार जुड़ी है, तो इस क्रम को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। हमें तीनों की मिलाकर तुल्य धारिता का मान ए व बी के बीच ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/3 प्लस 1/8 प्लस 1/6। इसको हमने सॉल्व किया, ये हो गया 1/C। यहाँ पर इसका 24 एलसीएम हो गया, तो ये आ गया 8 प्लस ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 4, ये हो गया यहाँ पर 15/24, या तुल्य धारिता का मान C इक्वल टू 24/15 माइक्रोफैरेड। इस प्रकार से हम परिणामी धारिता के मान को ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में यदि हम A को D से एक चालक तार के द्वारा जोड़ दें और C को B से एक चालक तार के द्वारा जोड़ दें, तो अब हमें A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। इस कंडीशन में जब एक चालक तारों के द्वारा जोड़ दिया जाएगा तो A और D एक पॉइंट बन गया और C और B दूसरा पॉइंट बन गया। इस अवस्था में अब ये तीनों संधायक समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि इस संधायक की ये प्लेट, इस संधायक की ये प्लेट और इस संधायक की ये प्लेट तीनों एक ही पॉइंट पर हैं। इस संधायक की दूसरी प्लेट, इसकी ये पहली प्लेट और इसकी ये दूसरी प्लेट, ये तीनों एक ही पॉइंट पर हैं। मींस तीनों संधायकों की पहली प्लेटें एक पॉइंट पर, दूसरी प्लेटें सेम दूसरे पॉइंट पर हों, तो इसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। इस अवस्था में तीनों संधायक समांतर क्रम में हो गए और तब इसकी तुल्य धारिता का मान C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के तुल्य होगा। ये हो गया C इक्वल टू, ये हो गया 3 प्लस 8 प्लस 6, इसका मान 17 माइक्रोफैराड के तुल्य हो गया। तो ये हो गया तीनों संधायकों के परिणामी A व B के बीच धारिता का मान। या इसी का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में जो हमारे संधायक हैं, इसमें A व D के बीच 3 माइक्रोफैराड, C व B के बीच 6 माइक्रोफैराड और ये 3, 8 व 6 माइक्रोफैराड के 3 संधायक थे। हमें अब इस अवस्था में A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। इस फिगर को हम दूसरे तरीके से ऐसे बनाएंगे कि ये हमारा पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट हमारा B हो गया, ये पॉइंट यहाँ C हो गया और ये पॉइंट यहाँ पर D हो गया। A और D के बीच यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पर A और D के बीच ये 3 माइक्रोफैराड हो गया, ये 3 माइक्रोफैराड कर दिया। D और B के बीच 6 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पर D और B के बीच में ये 6 माइक्रोफैराड हो गया। यहाँ देखिए A और C के बीच में 3 माइक्रोफैराड, तो A और C के बीच में ये 3 माइक्रोफैराड हो गया। यहाँ पर C और D के बीच में 8 माइक्रोफैराड, तो C और D के बीच में ये 8 माइक्रोफैराड हो गया। और C और B, ये C और B के बीच में 6 माइक्रोफैराड, तो इसके बीच में ये 6 माइक्रोफैराड हो गया। यानी इसी फिगर को आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। और जब इसी फिगर को आप इस प्रकार से बनाएंगे तो यहाँ पर ये 4 संधायक AC, CB, AD और DB शाखाओं में जुड़े हुए इन संधायकों की दो संलग्न संधायकों की धारिताओं का अनुपात अगली 2 भुजाओं के संधायकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर है। मींस इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है। तो ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से फिगर पूर्णतः संतुलित हो गया। और जब ये संतुलित हो गया तो निश्चित है कि जो विभव C पॉइंट का होगा वही विभव D पॉइंट का होगा। यानी C और D के बीच
जुड़े 8 माइक्रोफैरेड में किसी भी प्रकार के कोई आवेश का प्रवाह नहीं होगा, अर्थात ये 8 माइक्रोफैरेड प्रभावहीन हो जाएगा। और अगर ये 8 माइक्रोफैरेड प्रभावहीन हो गया तो इस अवस्था में 3 व 6 ये 2 माइक्रोफैरेड दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड ये भी दोनों श्रेणी क्रम में, और ये पूरा संयोजन इस पूरे संयोजन के साथ समांतर क्रम में होगा। तो इसका मतलब 3 व 6 श्रेणी क्रम में होंगे और इनकी धारता को अगर हम C1 मान लें तो यहाँ से हो जाएगा C डैश मान लें तो 1/C डैश इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। इसका LCM आपका 6 हो गया, दिया गया 2 + 1 यानी 3/6। तो यहाँ से अपना C डैश का मान 2 माइक्रोफैरेड हो गया, यानी ACB की तुल्य धारता का मान 2 माइक्रोफैरेड हो गया। इसी प्रकार से ADB में 3 व 6 ये दोनों श्रेणी क्रम में है और इनकी तुल्य धारता C डबल डैश मान ली जाए तो 1/C डबल डैश की वैल्यू का मान 1/3 प्लस 1/6, और सिमिलरिटी से इसकी धारता का मान भी C डबल डैश का मान भी 2 माइक्रोफैरेड के तुल्य होगा। अब इन दोनों की परिणामी धारता 2 माइक्रोफैरेड, इन दोनों की धारता का मान 2 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड प्रभावहीन हो गया। और चूंकि ये इसके साथ समांतर क्रम में है तो इस पूरे संयोजन की कुल धारता का मान C = C डैश प्लस C डबल डैश के तुल्य हो गया। तो इसका मान 2 + 2 यानी 4 माइक्रोफैरेड होगा। तो इस परपथ की A व B के बीच तुल्य धारता का मान 4 माइक्रोफैरेड के तुल्य हो गया। इस प्रकार से इस चैप्टर के कुछ हमने मुख्य आंतरिक प्रश्नों को हल किया और ये चैप्टर अब आपका समाप्त हो गया। हमें आशा है इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझा होगा। इसको अपने अच्छी तैयार करें और इसके साथ ही मेरी बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।